नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डिफेंस सिविलियन कैडर के तहत ग्रुप ए के अलावा अन्य कर्मचारियों के बारे में। इस पूरे विषय में चर्चा की जाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल के जवाब को। तो चलिए अब आपको मैं रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि डिफेंस सिविलियन कैडर के तहत ग्रुप ए के अलावा अन्य कर्मचारियों के बारे में और भर्ती कैसे होती है, कैसे इन्हें चुना जाता है, क्या सारी चीजें इसमें शामिल होती है, तमाम विषयों को लेकर बातचीत होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। जय हिंद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वह 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे। जो भर्ती से संबंधित है, वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं। आपको बता दें, ये संस्था करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि विषयों में काम करती है। कर्नल में युवाओं और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत की जाती है और सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस सिविलियन कैडर के तहत ग्रुप ए के अलावा अन्य कर्मचारियों के बारे में। पहला सवाल सर इस पूरी चर्चा में मैं शामिल करना चाहूँगा। इसमें सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार के तहत नौकरियों का वर्गीकरण नौकरी के लिए आवश्यक जिम्मेदारी, कौशल और अनुभव के स्तर पर आधारित है। तो ऐसे में केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप बी राजपत्रित क्या है? देखिए, सबसे पहला जो सवाल आपने पूछा वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि ग्रुप ए सर्विसेज जो हैं वो सुप्रीम है एक तरीके से सिविल डिफेंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ग्रुप बी गजेटेड जो होते हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आते हैं, और इनका जो ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं ये मिडिल लेवल पोजीशंस में होते हैं, और इनका जो एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल वर्क है वो टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों रोल्स में ये कार्यरत रहते हैं, और ये ग्रुप ए अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। ये सिंपल टर्म्स में बेसिक तो ये है। फिर जो इनका पावर है वो कम होता है ग्रुप ए से कम, और ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर लेटर साइन नहीं कर सकते हैं। इनकी जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इनकी जो पे स्ट्रक्चर है वो है लेवल 10 से लेके 14 तक ग्रुप बी वालों का, और ये स्टार्ट करते हैं ऑलमोस्ट ग्रुप ए के साथ ही इनका जो स्टार्टिंग होता है, बट धीरे धीरे 4 साल 5 साल के बाद में ये ग्रुप ए सर्विस से उन्नति में, प्रमोशंस में पीछे रह जाते हैं। ये बेसिक इनका जी गजेटेड ग्रुप बी सर्विस के बारे में जी। तो सर ऐसे में सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप बी अराजपत्रित क्या है? इंटरेस्टिंग है जी। पहले मैंने भी जीवन में यही सोचा था कि ग्रुप बी एक ही तरह की होती है, बट ग्रुप बी में दोनों है, गजेटेड है, नॉन गजेटेड है। तो ये है नॉन गजेटेड की बात आप जो कर रहे हैं, ये जनरल सेंट्रल सर्विस में कहलाता है जी। इम्पॉर्टेंट है कि जनरल सेंट्रल सर्विस है, और इनको कोई भी गवर्नमेंट की स्टैंप वगैरह इशू करने का अधिकार नहीं है। मतलब स्टैंप का मतलब है कि जो ठप्पा लगाते हैं वो इशू नहीं कर सकते हैं, और ये जूनियर लेवल पे होते हैं। और इनका जो पे मैट्रिक्स है 7th पे कमीशन के हिसाब से इनका लेवल 6 से लेके 9 तक है जी। ये ऐसे है। ये इसमें अंतर क्या रहा वो आपको बताया गया है। सर एक और सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ इसमें शामिल करना चाहूँगा। सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप सी अराजपत्रित क्या होती है, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। ये भी जनरल सेंट्रल सर्विस में आते हैं, और इनका जो काम है वो मोर सुपरवाइजरी रोल में होते हैं जी। या सपोर्टिव रोल में होते हैं या ऑपरेटिव रोल में होते हैं। मतलब खुद हाथ से काम करने वाले ये ग्रुप सी में हैं, और ये इंक्लूड होते हैं जैसे क्लरिकल है, टेक्निकल है, अदर दूसरा स्टाफ भी इसमें शामिल है जो मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को और फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम करते हैं। और इनका
ये लोग कोई क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखें। ग्रुप सी वाला जी इनका जो पे मैट्रिक्स होता है वो 1 से लेके 5 तक होता है जी। किसी ज़माने में हम ग्रुप डी की बात करते थे, अभी भी जिनको इसका ज्ञान नहीं है वो अभी भी कहते हैं कि मैं क्लास 4 हूँ या मेरे क्लास 4 में काम करता हूँ या ग्रुप डी में काम करता हूँ। 7th पे कमीशन के बाद में ग्रुप डी की हटाई दिया गया एक तरीके से। आप इसको ये समझिए कि जो ग्रुप सी में लेवल 1 की पे स्केल पर है वो पहले का ग्रुप डी कहलाता है। ये बेसिक बात है। अब इसमें जो काम करते हैं, कार्यरत हैं, ये लोएस्ट लेवल पे होते हैं लेवल 1 के ऊपर, और ये रूटीन ड्यूटीज़ का काम करते हैं जिसमें कि मैनुअल वर्क भी हो सकता है, अनस्किल्ड वर्क होता है, लेबर वर्क होता है और मिनिमम क्वालिफिकेशंस इनको चाहिए। ये इसमें सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी आते हैं बाय द वे ग्रुप सी के अंदर, और जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं ग्रुप सी के अंदर, इनका जो सिलेक्शन है वो एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। ग्रुप सी जनरल की बात कर रहा हूँ मैं जी। उसके बाद में ये जो ग्रुप सी है, ये दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि ये लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट डिफेंस सिविलियन कार्डर के जो पर्सनल हैं वो ग्रुप सी में आते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर। और ये जो इनका रिक्रूटमेंट है वो एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू भी होता है। ये 2 एग्जामिनेशंस के मैंने तरीके बताए आपको एक ग्रुप सी के अंदर आने के लिए। बिल्कुल सर, इसके साथ ही हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप बी में भर्ती के बारे में आप उन्हें बताएं कि इस भर्ती में क्या प्रोसीजर रहता है, तरीका क्या होता है, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं ग्रुप बी की। जैसे इससे पहले जो एपिसोड 2 एपिसोड जो पहला एपिसोड था इस डिफेंस सिविलियन कार्डर में अपन ने बात की थी सशस्त्र सेनाओं मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप ए के बारे में जी, और उसी का ये हिस्सा है। ये उसका स्टार्टिंग ग्रुप बी से होता है जी। और ग्रुप बी से फिर वो ए में आते हैं। तो इनिशियल जो इनका रिक्रूटमेंट है वो असिस्टेंट सिविलियन स्टाफ ऑफिसर कैटेगरी में होता है और ग्रुप बी में आते हैं ये। और इनका जो एग्ज़ामिनेशन है वो डिफेंस जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन आईएएस और आईपीएस वगैरह के लिए होता है उसी के अंदर होता है। और 50% जो इनका वैकेंसीज़ हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है। और जो कैंडिडेट्स हैं इसमें जाना चाहते हैं उनको आईएएस वाला जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तीनों राउंड पूरे करने पड़ते हैं, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होता है। और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, इसके अलावा पहले बात की हमने असिस्टेंट सिविलियन स्टाफ ऑफिसर की, अब बात कर रहा हूँ मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये इनकी भी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और इनका जो रिक्रूटमेंट है वो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन जिसको शॉर्ट में GDLE बोलते हैं उसके थ्रू होता है जी। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये SSC के थ्रू होता है। और 50% इसमें जो बाकी 50% तो हमने बात कर ली डायरेक्ट एंट्री होती है। बाकी आप एक चीज़ समझ लीजिए ग्रुप C, B वगैरह में और A में कुछ C और B में ज़्यादातर प्रमोशन से वैकेंसीज फिलअप की जाती है इंटरनली 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। ये जनरल बात भी मैंने आपको बता दी है दर्शकों को। जी सर, ऐसे में सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा की भूमिका, भर्ती और ग्रेड क्या होता है ये भी एक बार आप इसमें बताइए, बेहद महत्वपूर्ण पद है इसमें। देखिए जो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स हैं उसके अंदर स्टेनोग्राफर्स की ज़रूरत पड़ती है एट ऑल लेवल्स। तो ये ग्रुप ए भी है, ग्रुप बी भी है ना, पहली बात ये है। और ये जो हैं सेक्रेटरियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो ऑफिसर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और अटैच ऑफिसर्स में काम करते हैं। ये इनका काम तो ये है। 50% जो रिक्रूटमेंट है वो PA लेवल पे होता है, मतलब पर्सनल असिस्टेंट लेवल पे, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है SSC के थ्रू जी। और ये जो इनकी
ग्रेड जो हैं वो समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला ये ग्रुप बी और ए में दोनों में आते हैं, तो इनके 4 ग्रेड्स होती हैं। स्टार्टिंग जैसे होती है पर्सनल असिस्टेंट होता है, और इसमें जनरल सर्विस जैसे अपन ने बताया ग्रुप बी में आते हैं, और उसके बाद में प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप बी में आ जाता है, वो भी गजेटेड में आ जाता है। फिर वो पहले जो पीए होता है पर्सनल असिस्टेंट वो नॉन गजेटेड में होता है, और जब आप प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप बी बन जाते हैं तो ग्रुप बी में गजेटेड में आ जाते हैं आप। उसके बाद प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं, वो आप ग्रुप ए में आ जाते हैं मिनिस्ट्रियल गजेटेड में, और सीनियर मोस्ट इसमें होता है सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप ए गजेटेड। तो बहुत अच्छा इसमें आगे बढ़ने का स्कोप है इस प्रोफेशन में। तो सर ऐसे में अगर शस्त्र सेनाओं की हम बात कर रहे हैं लगातार, तो उसमें क्लेरिकल सेवा में भर्ती कौन करता है, उसके बारे में भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। जो क्लरिकल भर्ती है वो एसएससी के द्वारा होती है जी। पूरे देश के जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स बात की है, चारों एपिसोड 3 पहले अपन ने किए, आज कर रहे हैं, तो इसमें सारा ऑल इंडिया लेवल का ही काम है भर्तियाँ। और ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ामिनेशन जिसको कहते हैं CHSL, उसके द्वारा इनका 2 स्टेजेस में इनकी एंट्री रिक्रूटमेंट होता है। टायर 1 और टायर 2 इनका एग्ज़ामिनेशन 2 स्टेज का होता है। और इनिशियली आप ज्वाइन करते हैं, आजकल नाम थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए हर चीज़ के, तो LDC को आज कहा जाता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बन जाते हैं, और इनकी कार्डर की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, 3000 है। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा सर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में ग्रुप C डिफेंस सिविलियन की सीधी भर्ती होती है। अगर ये सीधी भर्ती होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? बहुत अच्छा सवाल है कि ये पहली बात तो सीधी भर्ती होती है जी। अभी सीधी भर्ती का मतलब है कि ये ग्राउंड लेवल पे जिस लेवल पे आप काम करेंगे, ज़्यादातर भर्तियाँ उस लेवल पे ही होती हैं, और ये सिलेक्शन जो है वो डेलीगेट किया हुआ है नीचे की फॉर्मेशंस और यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशंस को। इनका एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है, और लोकल न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे भी डाले जाते हैं। और इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया चर्चा की, बहुत लार्ज वैकेंसीज़ होती हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया में बहुत जगह पर डिफेंस सिविलियंस कार्यरत रहते हैं। ज़्यादातर जैसे एक पहले एपिसोड में मैंने बताया था, जो सिविलियंस है वो अपने लोकल एरिया के आसपास ही रहने का उनका इंटरेस्ट होता है। बट ये जो ग्रुप C है इसमें आपकी ट्रांसफरेबल है, आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। ये इस बात को आप ध्यान रखें जी। और ये आर्म फोर्सेस के जो कोर फंक्शन हैं, कोर फंक्शन आर्म फोर्सेस का दुश्मन और इंडिया की जो फ्रंटियर्स हैं उनको सेव मतलब उनके अपना जो लड़ाई का काम है वो कोर फंक्शन उनका है। तो ये कोर फंक्शंस में शामिल नहीं होते हैं जो डिफेंस सिविलियन कैटेगरी C है। और मैं वापस याद दिलाना चाहूँगा कि जो नेवी है वो मोस्ट सिविलियन इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है नेवी के अंदर साथ काम करने का। जी, संभावनाएं बहुत है, आपको प्रयास करने होंगे, सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सर एक और सवाल लेना चाहूँगा, इसी से जुड़ा हुआ है सर, कुछ अन्य सशस्त्र बल मुख्यालय कैडर सेवाएं क्या हैं, इनमें कोई व्यक्ति शामिल होने के बारे में सोच सकता है क्या, कैसे संभावना क्या है? देखिए, जो मुख्यालय है आर्म फोर्सेस के उसमें 220 तरह की पोस्ट हैं एक तरीके से। कुछ की तो अपन ने चर्चाएं ज़्यादा की तो हमने कर ली हैं, और कुछ और मैं बताना चाहता हूं जो सर्विसेज आपने पूछा है कि और क्या सर्विसेज होती हैं। जैसे एक है आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज, ये भी ग्रुप A भी है, इसमें ग्रुप B भी है, गजेटेड भी है, नॉन गजेटेड भी है B के अंदर, और C है। लाइब्रेरी कार्डर है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप A एंड B। इसके अलावा ड्राफ्टमैन कार्डर ग्रुप B और C है जी। ADG सिस्टम जो कंप्यूटर रिलेटेड है, इसमें भी ग्रुप A और B सर्विसेज है। जनरल सर्वे, इसमें ग्रुप B सर्विस है। जॉइंट साइफर ब्यूरो सर्विस है।
उसमें भी ग्रुप ए एंड बी सर्विसेज, सी भी है। आर्म फोर्सेस फिल्म एंड फोटो डिवीज़न, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो इसमें भी ग्रुप ए, बी और सी तीनों हैं। हिस्ट्री डिवीज़न है जिसमें ग्रुप ए और बी। तो ये मैंने कुछ जो आपने मुख्य पूछा उनके बारे में मैं बताना समझता हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सर्विसेज हैं जो कि आप मुख्यालय दिल्ली में रह के आप काम कर सकते हैं। तो सर, ऐसे में भारतीय सेना में ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन के बारे में भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। नियंत्रण प्राधिकरण क्या है, भर्ती किस स्तर पर की जाती है, ये भी बताएं। देखिए, इसको अपन डील करेंगे तीनों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग। तो आर्मी के अंदर जो सिविलियंस है, प्राइमरीली जो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन आर्म फोर्सेस में मूव नहीं करते हैं लड़ाई के टाइम पे। तो जो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एओसी है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सप्लाई कोर, सर्विस कोर एंड ईएमई, ये तीन मेजरली इसके अंदर ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ जो इनके स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी कुछ चर्चाएं अपन पहले कर चुके हैं। शुरू का फर्स्ट इसमें जो इसी डिफेंस सिविलियन का पहला एपिसोड था उसमें अपन कर चुके हैं। अब इनका जो कंट्रोल है वो आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा किया जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आर्मी हेडक्वार्टर MP4 सिविलियंस। तो ये नोडल एजेंसी है, ये पूरे कंट्री के अंदर कितने ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है वो असेस करता है, इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। फिर ये वैकेंसी जो होती हैं वो जो लाइन डायरेक्टरेट्स होती हैं, लाइन डायरेक्टरेट्स का मतलब है आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर जैसे आर्टिलरी है, आर्मर्ड कोर है, इंजीनियर्स है, इन्फेंट्री है, इन लाइन डायरेक्टरेट्स के थ्रू ये वैकेंसीज नीचे तक जाती हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये जो यूनिट के ओसीज होते हैं, सीओज होते हैं, ओसी यूनिट्स जो इन डेपोज वगैरह के या एस्टेब्लिशमेंट्स के, वो डायरेक्टली करते हैं एज़ पर द रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक, जो कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी और ट्रेड के हिसाब से अलग अलग रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। ना अभी मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको कि बहुत बड़ा है ग्रुप सी, जैसे अपन बातें करते रहें। एग्जांपल के तौर पे जैसे फायरमैन है, फायर इंजन ड्राइवर, ट्रेड्समैन मेट, चौकीदार, कुक, वॉशरमैन, ड्राइवर, मॉडल मेकर, कारपेंटर, इस तरह से इक्विपमेंट रिपेयर, कई इस तरह के इसमें हैं जो कि आप काम कर सकते हैं। जी, संभावनाएं बहुत हैं, बहुत से पद हैं, आप अपने अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको जहां संभावनाएं नजर आती है, आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं उसके लिए, तो फिर आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सर, भारतीय नौसेना में ग्रुप बी और ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है, भर्ती किस स्तर पर की जाती है, ये भी एक बार आप बताएं। देखिए, नेवी के अंदर नेवल हेडक्वार्टर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DCMPR, वो इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इन्होंने डेलीगेट किया हुआ है नीचे कमांड हेडक्वार्टर्स, नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स और नेवल डॉकयार्ड्स को, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जी। और ये जो प्रमोशन वगैरह है दोनों का, वो भी इनके हाथ में होता है, जो कमांड हेडक्वार्टर्स और नेवल डॉकयार्ड्स के, बेस्ड ऑन द वैकेंसीज ओवरऑल। अभी नेवल डॉकयार्ड्स जो हैं ये अप्रेंटिसशिप का कोर्सेज चलाती हैं 1 साल या 2 साल का, जिसमें कैंडिडेट्स को पहले लेते हैं। नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल्स हैं, उसमें उनको ट्रेन किया जाता है डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए, दोनों मेल और फीमेल्स को। तो नेवी के अंदर एक चार्टर पहले बना हुआ है कि पहले अप्रेंटिसशिप में आप जाते हो, वहाँ से ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं ट्रेडमैन का, स्किल्ड ट्रेडमैन का, जो कि 60% इसमें से लेते हैं जो नेवल अप्रेंटिसशिप का कोर्सेज करते हैं, और इनको डेजिग्नेटेड ट्रेड्स में डालते हैं। अब मैं इसमें नेवी के कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा। जैसे चार्जमैन होता है एक, ये चार्जमैन कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है नेवी के अंदर। इसमें मैकेनिकल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप होता है, वेपन ग्रुप्स होता है, एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव ग्रुप होता है, इंजीनियरिंग ग्रुप होता है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ग्रुप होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं जी। ये ग्रुप बी नॉन गेजेटेड में आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप इस बात को सुनिए, सीनियर लेवल पे है ये हायर है चार्जमैन का। उसके बाद है बोट क्रू होता है, पर्सनल कहलाते हैं। ये ग्रुप बी लेवल पे होते हैं, जो गजेटेड भी होते हैं और ग्रुप सी में भी होते हैं।
इंडस्ट्रियल भी होते हैं, नॉन इंडस्ट्रियल भी होते हैं। ये लेवल 5 एंड बिलो पी ग्रुप सी के हैं। अब जो ट्रेडमैन स्किल्स जो नेवी के अंदर लिए जाते हैं वो लेवल 2 पे लिए जाते हैं। लेवल 2 मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ द पे स्केल। और ट्रेडमैन मेट्स जो होते हैं वो लेवल 1 पे लिए जाते हैं। तो कुछ और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ नेवी के अंदर, जैसे आप मैकेनिस्ट बन सकते हैं, ड्राइवर क्रेन बन सकते हैं, फिटर जनरल मैकेनिक, फिटर टॉर्पीडो फिटर, मतलब कई इस तरह के संभावनाएं बहुत हैं। जी जी। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए समय सीमित है, ऐसे में कोशिश हम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें शामिल हो सके और ये पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो पाए। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि वायुसेना में ग्रुप बी और ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन नियंत्रण प्राधिकारी जो होता है वो कौन होता है और भर्ती किस स्तर पर की जाती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। एयरफोर्स में एयर हेडक्वार्टर के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल है सिविलियंस की, वो कंट्रोलिंग है। और एयरफोर्स में सिर्फ ग्रुप सी लेवल पे लिया जाता है बस। जी। तो सर, ऐसे में डीआरडीओ की हम बात करते हैं। डीआरडीओ में किस कैडर के लिए सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट होता है, ये प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है, किस स्तर पर की जाती है प्रवेश परीक्षा? हाँ, ये जो CEPTAM जो सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट है, ये 2 कैटेगरीज का रिक्रूटमेंट करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डीआरडीओ के अंदर जी। ये एक तो होता है डिफेंस रिसर्च एंड टेक्निकल कैडर, जिसको शॉर्ट में हम कह देंगे DRTC। इसमें टेक्निकल्स आते हैं, टेक्नीशियंस आते हैं, टेक्नीशियन ए। और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाइड A&A कैडर। तो ये दोनों जो है इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों हैं, बट ग्रुप बी में नॉन गजेटेड है। और इनका जो टायर 1 और टायर 2 दोनों टाइप से एग्जामिनेशन होता है। तो सर, सीमा सड़क संगठन की हम बात करते हैं, इसमें जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी यानी कि गैर राजपत्रित पद होता है, उनकी भर्ती कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। BRO जो होता है, BRO में SSC करता है इनका। और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो आप सिविलियन हो, मैकेनिकल हो, आप इलेक्ट्रिकल हो, या आप क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हों, ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड में आते हैं लेवल 6 के ऊपर। तो सर, BRO में लगभग 43,000 ग्रुप सी भी हैं, तो उनकी भर्ती कौन करता है? हाँ, इंटरेस्टिंगली ये सारा जो रिक्रूटमेंट है BRO का 43,000 ग्रुप सी कर्मचारियों का, जैसे अपन ने बात की थी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स BRO में होती है, ग्रेफ बोलते हैं उसको शॉर्ट में। उनके कमांडेंट जो सेंटर है पूना के अंदर, वो पूरी रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेवार हैं। और इसमें जो ज़्यादातर कर्मचारी हैं वो रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ट्रूप्स डिप्लॉय होते हैं। और जो क्लर्क्स हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हैं, वायरलेस ऑपरेटर्स हैं, सफाई कुक्स वगैरह हैं, ये सपोर्ट है, इनका रिक्रूटमेंट भी इनके द्वारा ही किया इनके थ्रू हो जाता है। जी सर, MES की भी अब बात कर लें यहाँ पर। MES में ग्रुप बी और सी में करियर के अवसरों के बारे में आप संक्षेप में जानकारी दें, ये विचार भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। हाँ, MES में ग्रुप बी का जो रिक्रूटमेंट है गजेटेड लेवल पे होता है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर्स, BNR बोलते हैं उनको। 50% रिक्रूटमेंट UPSC के थ्रू होता है इनका। और सुपरवाइज़र लेवल पे बैरक एंड स्टोर और ड्राफ्टमैन का लेवल 6 पे इसका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली MES करती है। और SSC करती है जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो ग्रुप बी का SSC लेवल पे होता है। तो 3 MES के अंदर है। सर देखिए, समय सीमित है, लेकिन फिर भी मैं एक जानकारी ज़रूर चाहूँगा। आपने कई महत्वपूर्ण पदों को कवर किया है, हालांकि यदि कुछ अन्य अवसर बचते हैं तो वो भी एक बार आप साझा कर दीजिए, ताकि दर्शकों के लिए वो पूरा कंक्लूजन निकल के आ जाए। आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इतना मतलब वाकई में रियलिटी में बहुत है इसके अंदर, इतना बड़ा फील्ड है कि अपन चर्चा ही करते रहें। बट मैं एक महिलाओं के लिए बताना चाहूँगा कि NCC गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर ग्रेड 3 ग्रुप सी में लेवल 4 पे आती हैं, इनका भी रिक्रूटमेंट होता है। और ये टोटल इनकी स्ट्रेंथ है 635। तो आई थिंक ये भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें शामिल हो गई है। देखिए, पत्रकार टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप भी सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं
हमें ईमेल करें हमारी ऑफिशियल आईडी पर। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर कार्यक्रम में उसे हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन तमाम विषयों को भी शामिल करने की हम कोशिश करते हैं जो कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। इसलिए लगातार यूथ एंड सोल्जर के साथ बने रहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। जय हिंद। तो चलिए, फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले मुद्दे के साथ, आपसे आपके करियर से जुड़े अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।